प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं से बनाया जा रहा है। यहाँ आपका पार्ट 1 है। आइए अब हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। आज हम प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन का महत्व, प्रजनन के प्रकार तथा साथ ही साथ लैंगिक और आलैंगिक प्रजनन से लाभ और हानि का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जनन किसे कहते हैं या प्रजनन किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, वास्तव में जो जनन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। मान लिया जाए कि बकरी है तो वहाँ अपने वंश को बनाए रखने के लिए या चलाने के लिए, या मनुष्य है वहाँ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन या प्रजनन करता है, अर्थात अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। इसी प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार देंगे वो देखिए। देखिए, जनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव के द्वारा अपने समान रंग, रूप, आकृति एवं गुणों में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? प्रजनन या जनन कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को नोट करिएगा आपकी कॉपी में कि प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी बोलता जाऊंगा और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए, अब देखते हैं कि प्रजनन का महत्व। तो प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक जीव है वह प्रजनन क्यों करता है? तो वह प्रजनन इसलिए करता है कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही बनेगा कि हर एक जीव प्रजनन इसलिए करता है कि ताकि उसके जाति का अस्तित्व बना रहे। तो किसके लिए? जाति के ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रजनन का महत्व बताइए। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है कि जो जनन होता है या प्रजनन होता है वहाँ जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, क्या पहला पॉइंट बनेगा आपका कि जो प्रजनन है या फिर जनन है वो जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, और यदि आपसे यही प्रश्न घुमाकर पूछ ले कि प्रजनन क्यों आवश्यक है, तो आप लिखना कि प्रजनन से निम्नलिखित लाभ है, इसलिए प्रजनन करना आवश्यक है। ठीक है, तो वहां पर पहला पॉइंट आपको बनेगा कि जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है कौन? प्रजनन। ठीक है, प्रजनन जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। नंबर 2, जाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है। जो जी प्रजनन है वो क्या करता है? जाति की प्रजनन है वो जाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है। ठीक है, और नंबर 3 है, यहाँ जाति का संरक्षण भी करता है।
और जो जनन है या प्रजनन है इसी के द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो प्रजनन है या जनन है उसके कारण ही क्या होता है, वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए इस प्रकार ये आपके 4 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। आप इसको किस प्रकार नोट करिएगा, देखिए एक बार पहले रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए प्रजनन के महत्व को बताइए, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको लिखना है कि प्रजनन का महत्व निम्न है। नंबर 1, प्रजनन जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। प्रजनन जाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है। और जाति के संरक्षण भी कौन करता है, प्रजनन ही करता है। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि प्रजनन जाति का संरक्षण भी करता है और प्रजनन के द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जाता है या जा सकता है। और 5वां या 6वां भी लिखना चाहे तो आप लिख दीजिएगा कि यहाँ विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, ये जीवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है कौन, प्रजनन। और 6वां भी लिख दीजिएगा भले कि यहाँ जीवों को अमरत्व भी प्रदान करता है, जैसे अमीबा, ठीक है, उसको अमर जीव कहा गया है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और ये 5वां और 6वां और इसे अच्छे से पढ़िएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ 5 अंक का पूछा जाता है, पर लेकिन ये 2 या 3 अंक से अधिक में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का पूछ सकता है और 3 नंबर का, तो दोनों को मिलाकर 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप कोई भी 3 अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं कि जो प्रजनन है वह कितने प्रकार का होता है या फिर जनन कितने प्रकार का होता है। देखिए प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और जो अलैंगिक जनन है वो भी 2 तरीके से होता है, निम्नतम जीवों में अलैंगिक जनन और पौधों में अलैंगिक जनन। और जो लैंगिक जनन है वह भी 2 तरीके से होता है, पौधों में लैंगिक जनन और मानव में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और इससे लाभ और हानि का अध्ययन करेंगे। यह पाठ केवल इस बेस पर ही आपका चलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम अलैंगिक जनन। देखिए अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए जो जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात जिसमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती, सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया या ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए तो इसमें 2 चीज का ध्यान रखना आपको, एक तो क्या है जनक का और केवल दूसरा है युग्मकों का, तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जनन की ऐसी विधि या ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जनक कितने भाग लेंगे इसमें, केवल एक, और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जब दो जनक भाग लेते हैं तो युग्मक होता है और निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद में युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी डेफिनेशन देंगे। अलैंगिक जनन ये आपसे 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें,
जो उदाहरण है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ पौधे भी इसका उदाहरण है, ठीक है, जिनमें अलैंगिक जनन होता है। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे आप, बैक्टीरिया, और दूसरा है प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखिए हमने जाना कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेगा और युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा कि जब इसमें केवल एक ही जनक भाग लेगा तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो उसके जनक के समान ही रहेगी, केवल एक तो जनक है इसे। यदि दो जनक रहते तो उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता आती। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अलैंगिक जनन है उसमें जो संतान की उत्पत्ति होती है वहां अपने माता पिता के ऊपर ही जाती है। ठीक है, केवल एक तो जनक रहेगा, या तो माता रहेगा या पिता रहेगा। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे अपन कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है उसमें या वहां अपने जनक के समान ही होती है। अब देखिए अलैंगिक जनन के लाभ। देखिए लाभ जो हमने परिभाषा बोली और मैंने अभी जो पॉइंट बोला है यही इसके लाभ है। पहला लाभ ये है कि केवल इसमें एक जनक भाग लेता है। नंबर 2, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वह अपने जनक के समान ही होती है, अर्थात इसके द्वारा उत्पन्न संतति में कोई विभिन्नता नहीं होती। और एक और आप लिख सकते हैं कि इसमें जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। तो इसमें जो विभाजन होगा वो कैसा रहेगा, समसूत्री विभाजन। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और इसके लाभ। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से आपको ध्यान से सुनना है। देखिए अलैंगिक जनन प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण दिया हमने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। लाभ देखें इसके, ये लाभ ही इसकी विशेषता है, लक्षण है। जो भी आपसे पूछे उस हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिएगा। लाभ देखते हैं, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। नंबर 2, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वह अपने जनक के समान ही होती है। और एक और चौथा पॉइंट क्या पढ़ाया मैंने कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। देखिए अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, और ये यहाँ से अपन ने पढ़े अभी लाभ। यहाँ 3 लिखे, चौथा आप लिख लेना कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। देखिए अब अलैंगिक जनन से हानि, जो इसके द्वारा उत्पन्न संतान होती है उसमें बदलते हुए वातावरण को सहन करने की क्षमता नहीं होती और उसमें विकास की संभावना भी कम होती है और साथ ही साथ चूंकि वो अपने जनक के समान होता है तो उसमें विभिन्नता की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है आपके ये हानि के कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान है उसमें बदलते हुए वातावरण को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी और इसमें विकास की संभावना भी कम या विकास की क्षमता कम रहेगी। और नंबर 3 है विभिन्नता की क्षमता भी कम होगी। देखिए अब देखते हैं लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन का विपरीत होता है। हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें उसका उल्टा रहेगा।
यानी कि इसमें दो जनक भाग लेंगे और इसमें युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण होगा। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार बनाइएगा कि प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब दो जनक भाग किन किन में रहते हैं, उदाहरण के लिए मान लिया जाए मनुष्य, इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। कभी कभी 2 नंबर में यही पूछ लेता है कि लैंगिक जनन के कोई 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, मछलियाँ या मछली भी लिख सकते हैं, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बकरी, जिनमें भी 2 जनक भाग लेते हैं वो सभी लैंगिक जनन है। देखिए, जो हमने अलैंगिक जनन की हानि पढ़ी थी वही इसके लाभ बनेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया मैंने कि ये अलैंगिक जनन का जस्ट विपरीत है, तो इसलिए उसके जो लाभ थे वो इसकी हानि है, और उसकी जो हानि थी अलैंगिक जनन की वो लाभ इसके बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो अलैंगिक जनन की हानि में हमने पढ़ा था कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान है उसमें बदलते हुए वातावरण को सहन करने की क्षमता नहीं होती, और लैंगिक जनन में क्या होती है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते हुए वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि 2 जनक है तो उसमें संतान में बदलते हुए वातावरण को सहन करने की क्षमता रहेगी। नंबर 2, इसमें विकास की संभावना बनी रहती है, और नंबर 3 रहेगा इसमें कि इसमें विभिन्नता की क्षमता बनी रहती है, विभिन्नता भी रहेगी। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, देखिए एक तो बदलते हुए वातावरण, इससे पकड़ लेगा बदलते हुए वातावरण, और नंबर 2 विकास की संभावना, नंबर 3 है विभिन्नता की क्षमता, ठीक है। अब देखिए लाभ किस प्रकार सेट करेगा कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते हुए वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है। नंबर 2, इसमें विकास की संभावना बनी रहती है, और नंबर 3 इसमें विभिन्नता की क्षमता भी क्या होती है और बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लाभ, और लास्ट में देखते हैं इसकी हानि। इसकी सबसे पहली हानि तो यही है कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, मतलब जब 2 जनक भाग लेंगे, ठीक है, तो उसमें अलैंगिक जनन में केवल एक जनक से काम चल गया था, यदि इसमें एक जनक रहेगा तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी नहीं। इस कारण से सबसे पहली बड़ी हानि क्या है इसकी इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, और इसके अंतर्गत समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। तो इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। और नंबर 3, इसमें जो उत्पन्न संतान है वहाँ कभी भी अपने जनक के समान नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बदलाव आना है, 2 जनक है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा उसमें, अर्थात अपने जनक के समान कभी भी नहीं रहेगी। तो इसके द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता, सॉरी, इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान है वहाँ अपने जनक के समान नहीं होती। ठीक है, ये इसकी हानि हो गई है। ये आपका लैंगिक जनन
और लैंगिक जनन से लाभ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका लैंगिक जनन से हानि। तो प्यारे बच्चों, हमने आज कौन कौन सी चीज़ों को जाना। जनन किसे कहते हैं, और जनन के प्रकार, जनन का महत्व, और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन से लाभ, लैंगिक जनन से हानि, और अलैंगिक जनन के लाभ और अलैंगिक जनन से हानि। तो आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिएगा और एक या दो बार अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है।